हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मदर्स एजुकेशन आपके ऑनलाइन करंट अफेयर क्लासरूम में। हमारी क्लास जो स्पेसिफिकली एसएससी मेंस के लिए बनाई गई है और हमारी क्लास का फॉर्मेट है एमसीक्यूज डिस्कस करना। जैसा कि आपको पता है, लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे रिगार्डिंग टू द करंट अफेयर क्वेश्चन, और उसमें से हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था दैट इंडिया हैज डेवलप्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन दी फिजी। क्लियर? तो देखिए, उसमें एक मिस्टेक हुई थी। 1000 बेड का हॉस्पिटल नहीं है, ये है 100 बेड का हॉस्पिटल है। क्लियर? जो 1000 बेड का बहुत बड़ा हॉस्पिटल हो जाएगा, 100 बेड्स का हॉस्पिटल है। आई गेस यहाँ मुझसे मिस्टेक हुई है, तो आप थोड़ा इसे चेंज कर लीजिएगा फैक्ट को। क्लियर? दूसरी खबर आती है हमारे ओलंपिक से। इंडिया की टीम ने, मतलब हमारे भारतीय खिलाड़ी हैं अमन सहरावत जी, अमन सहरावत जी ने अमन सहरावत जी ने 57 केजी 57 किलोग्राम की कुश्ती चैंपियनशिप में, रेसलिंग में क्या जीता है? ही हैज वॉन ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज मेडल हमने हासिल किया है इन दी 57 केजी वेट कैटेगरी ऑफ रेसलिंग। और इन्होंने किसे हराया है? इन्होंने हराया है एक कंट्री है तो खिलाड़ी का। आपको उस कंट्री का नाम बताना है, किस देश के खिलाड़ी थे वो। डिफिटिंग डिफिटिंग नेशन के खिलाड़ी थे। आपको बताना है कि उन्होंने किस देश के खिलाड़ी को हराया है। ठीक है? और वैसे कि सेम इंडियन हॉकी टीम के द्वारा ब्रॉन्ज जीता गया है। ये 4th ब्रॉन्ज है इंडियन हॉकी टीम का, और ओवरऑल 13th मेडल है, 13वां मेडल है इन दी हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक गेम्स बाय इंडियन हॉकी टीम। कुल मेडल जीते 13, जिसमें 8 तो गोल्ड है, एक सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज है। ये आप डेली याद रखिएगा। और एक टाइम ऐसा था जब इंडियन हॉकी टीम ने लगातार 6 बार, मतलब 6 टाइम कॉन्जिक्यूटिव गोल्ड मेडल जो है अचीव किया था इन दी ओलंपिक गेम्स। ये कुछ फैक्ट आप याद रखिएगा। चलिए हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, विच इज अबाउट द लोकसभा सीट्स। मींस हाउ मेनी लोकसभा सीट्स हैव बीन रिजर्व्ड फॉर दी जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर दी जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019। मतलब क्या है? जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में 2019 के अंदर पारित किया गया था 6 अगस्त 2019 को। 5 अगस्त को राज्यसभा के अंदर पेश हुआ बिल, और 6 अगस्त को ऑनरेबल लोकसभा के अंदर पेश किया गया। वहां से एक बिल पास होता है, अधिनियम बनता है। तो आपको बताना है कि उस अधिनियम के हिसाब से जम्मू कश्मीर के लिए कुल कितनी लोकसभा सीटें रखी गई हैं। तो देखिए, इसका राइट आंसर है 5। 5 लोकसभा सीटों जम्मू कश्मीर के लिए और एक हमारे लद्दाख के लिए। ये आप ध्यान रखिएगा। कुल 6 सीटें थी, तो 5 सीटें रखी गई है। 5 लोकसभा सीट्स हैं जम्मू कश्मीर के लिए और एक हमारी लद्दाख के लिए। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि बिल कब पास हुआ। सो द बिल वाज प्रेजेंटेड ऑन दी 5th ऑफ अगस्त इन दी इन दी राज्यसभा। 5 अगस्त को जो है राज्यसभा के अंदर आया था, और 6 अगस्त को जो है क्या आया था? लोकसभा में। 6 अगस्त को लोकसभा से पास होने के बाद ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की असेंट मिलती है, उनके अनुमति मिलती है, हस्ताक्षर होते हैं 9 अगस्त 2019 को। क्लियर? अब क्या होता है? 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने जो अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370 है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइडेड अ स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। तो उन्होंने क्या किया? सरकार के द्वारा आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 को स्ट्रक डाउन कर दिया गया, मींस उन्होंने इसे हटा दिया। क्लियर? अब क्या होता है? जम्मू कश्मीर का जो पुनर्गठन अधिनियम 2019 का अधिनियम है, इसके द्वारा क्या किया? जम्मू कश्मीर को दो, पहले आप जानते हैं जम्मू कश्मीर एक संयुक्त राज्य था, जिसके अंदर क्या था? लद्दाख अलग हिस्सा था और जम्मू कश्मीर अलग था। तो इस अधिनियम के माध्यम से जम्मू कश्मीर जो है एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, यूटी ऑफ जम्मू। दूसरा बनाया गया यूनियन टेरिटरी ऑफ कश्मीर। अब ध्यान रखिएगा, यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के जो जे एंड के यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर तो क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली है, मीन्स यहाँ पर क्या है? एक विधान सभा है। वही हम बात करें लद्दाख की, तो वहां पर किसी प्रकार की विधानसभा नहीं है। राइट? ये आगे क्लियर हो जाएगा। तो अब इसकी जो अधिनियम था, इसके क्या प्रावधान थे? व्हाट वर द प्रोविजंस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। चलिए बात करते हैं शुरुआत से। तो पहली बात इसमें है कि आर्टिकल 370 है तो रिवोक कर दिया गया। तो मतलब ऐसा आर्टिकल जिसके माध्यम से जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था,
स्पेशल स्टेटस वो उसे छीन लिया गया, हटा दिया गया। अब हम बात करें दो फेमस रीजन हमारे लेह और कारगिल, इन्हें मिला दिया गया इन दी रीजन ऑफ लद्दाख। और इसके अलावा जो बचा हुआ क्षेत्र है लेह और कारगिल को छोड़कर जो बचा हुआ हिस्सा था जम्मू कश्मीर का, उसे मिला दिया गया इन दी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यानी लेह कारगिल तो आते हैं लद्दाख के अंदर और बाकी बचा हुआ हिस्सा आता है जम्मू कश्मीर के अंदर। क्लियर। अब हम बात करें यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर की, तो इसे कौन गवर्न करेगा? सो इट विल बी गवर्न बाय द यूनियन गवर्नमेंट थ्रू एन लेफ्टिनेंट गवर्नर व्हिच इज अपॉइंटेड बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट। यानी राष्ट्रपति महोदय के द्वारा एक प्रशासक के तौर पे लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की जाएगी उपराज्यपाल की जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जिनके द्वारा इसको एडमिनिस्ट्रेशन किया मतलब प्रशासन किया जाएगा। और वहीं हम बात करें इसकी लद्दाख की, तो वहां पर भी कौन होंगे? एक उपराज्यपाल होंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब हमने बात की थी जम्मू कश्मीर में क्या होगा, एक राज्य की जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर होगा जिसमें एक विधानसभा होगी जिसकी कुल सीटें होगी 107 सीटें होगी। ध्यान रखिएगा उसमें से कोई सीटें अभी वर्तमान में नहीं है क्योंकि एक ऐसा हिस्सा जो कि पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, इलीगली ऑक्यूपाइड रीजन हमारा है, तो पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, तो 24 सीटें उससे निकाल देते हैं, तो ओवरऑल जो सीट्स हैं कुल कितनी है? 107। सात से 24 सीटें रखी हमने इलीगली ऑक्यूपाइड पीओके के लिए। क्लियर। इसके साथ क्या होगा, जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा है उसके अंदर शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के लिए भी कुछ सीटें आरक्षित रखी जाएगी अकॉर्डिंग टू दियर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन। कि जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से जनसंख्या होगी SC ST की, के आधार पर उनका प्रेजेंटेशन होगा इन दी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी इन जम्मू एंड कश्मीर। साथ ही साथ क्या है, उपराज्यपाल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उन्हें अधिकार दिया गया है दैट वो 2 सदस्यों को नियुक्त कर सकते हैं, यानी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, नॉमिनेट नामित कर सकते हैं किनको? 2 मेंबर्स को इन दी लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी कैसा होगा, इसलिए किया जाएगा, मान लीजिए अगर महिलाओं को उचित रूप से विधानसभा में प्रतिनिधित्व जो रिप्रेजेंटेशन है वो अगर प्रॉपर्ली नहीं मिला है, उस केस में 2 मेंबर्स की अपॉइंटमेंट करेंगे माननीय उपराज्यपाल, और वो कितने हो सकते हैं? वो महिलाएं होगी। अच्छा, इसके साथ क्या होता है कि 5 लोकसभा सीट हमने रिजर्व की है फॉर दी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड 1 फॉर दी लद्दाख। क्लियर। 6 सीट्स थी उसमें से हमने डिवाइड कर दिया, 5 जम्मू कश्मीर को दिए और 1 लद्दाख को दिए। जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी जम्मू कश्मीर की, उसका कार्यकाल कितना होगा? द टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विल बी 5 years। क्लियर। और इसको समन कौन करेंगे? सत्रावत कौन करेंगे? वो किया जाएगा माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा। राइट। जैसे हर राज्य के अंदर होता है, हर राज्य की विधानसभा को समन और प्रयोग कौन करते हैं? ऑनरेबल गवर्नर करते हैं। सेम यहाँ भी केस होगा, यहाँ पर जो उपराज्यपाल के द्वारा लेजिस्लेटिव असेंबली को समन किया जाएगा, यानी सत्रावत किया जाएगा। और ध्यान रखिएगा सेम प्रोविजन है जो हमारे अन्य विधानसभाओं के लिए, इन्हें 6 महीनों में एक बार अपना सेशन करना होगा, मिलना होगा। क्लियर। अब जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा है इसके पास क्या अधिकार दिए गए हैं? इसके पास जम्मू कश्मीर की विधानसभा को अधिकार दिए गए हैं दैट स्टेट लिस्ट, हम जानते हैं 7th शेड्यूल के अंदर संविधान के विषयों को 3 भागों में बांटा गया है, 3 सूचियों में। समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची, और स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची। तो राज्य सूची के जो सभी विषय हैं उन पर जो है विधानसभा अपना नियम कानून बना सकती है, एक्सेप्ट क्या छोड़ेगा, क्या छोड़कर? पुलिस और पब्लिक ऑर्डर, जो कानून व्यवस्था और पुलिस है, इसको छोड़ करके जम्मू कश्मीर की विधानसभा किसी भी विषय पर अपना कोई नियम या कानून ला सकती है। साथ ही साथ ऐसे विषय जो कि कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर उल्लिखित हैं, मतलब द सब्जेक्ट विच हैव बीन मेंशन्ड इन द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर आल्सो अंडर द रेगुलेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लेजिस्लेटिव यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर। मतलब कि समवर्ती सूची में ऐसे विषय जिस पर कि कोई भी संघ शासित प्रदेश जो है नियम कानून बना सकता है, उन विषयों पर भी जम्मू कश्मीर विधानसभा को अधिकार दिया गया है। अब साथ में बात करें कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के लिए क्या होगा, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनाई जा सकती है, ठीक है, जिसकी कुल मेंबरशिप कितनी होगी? लेस देन 10% ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब जम्मू कश्मीर के अंदर एक विधान परिषद का गठन हो सकता है, लेकिन उसके कुल सदस्य कितने होंगे? लेस देन 10% ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब मंत्री परिषद की कुल मेंबर के 10 सॉरी ये 10% जो है ये कुल मेंबरशिप के हैं, माफ कीजिएगा,
जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसकी स्ट्रेंथ होगी 10% ऑफ दी मेंबर्स, राइट। ये बताया गया है कि जो मंत्रिपरिषद होगा विधानसभा का, उसमें कुल 10% मेंबर होंगे, 10% लोग होंगे ऑफ दी आउट ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। अच्छा, अब जो जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट है, ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों के लिए कॉमन हाई कोर्ट का काम करेगा। आई गेस यहाँ तक क्लियर होगा आप सभी को। चलिए अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं, जो कि जिसका संबंध है क्विट इंडिया मूवमेंट से। मींस द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन यानी भारत छोड़ो प्रस्ताव कब अपनाया गया? बाय दी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। तो द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय दी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है कब अपनाया गया था? तो देखिए एक ऐसा दिन है जिस दिन हम अगस्त क्रांति मनाते हैं, वो है हमारा 8 अगस्त। 8 अगस्त को मनाते हैं अगस्त क्रांति, इस दिन ये प्रस्ताव अपनाया गया था। 9 अगस्त को मनाते हैं विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त आप सभी जानते हैं क्यों इतना महत्वपूर्ण दिन हमारे लिए। चलिए हम बात करते हैं। देखिए शुरुआत कब होती है? इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1942। 14 जुलाई 1942 को जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है उसके द्वारा ये प्रस्ताव लाया जाता है। क्या नाम है इसका? क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, भारत छोड़ो प्रस्ताव लाया जाता है कांग्रेस कार्य समूह के द्वारा, कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा 14 जुलाई 1942 को वर्धा की मीटिंग में। क्लियर। अब इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है वो आगे पढ़ेंगे हम। अब सेम डे 8 अगस्त को मनाते हैं अगस्त रिवॉल्यूशन डे, यानी अगस्त क्रांति दिवस मनाते हैं ऑन 8 अगस्त एनुअली। क्लियर। अब हम बात करें थोड़ी क्विट इंडिया मूवमेंट की, तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था। क्या था ये? सॉरी नॉन, ये था एक मैसिव एंटी कॉलोनियल मूवमेंट था कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसके खिलाफ भारत का एक आंदोलन था, जिसके जिसके लीडर कौन थे, जिसके नेता थे हमारे महात्मा गांधी जी। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती? इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम दी ग्वालियर टैंक मैदान ऑन 8 अगस्त, और जिसमें नारा दिया गया था डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। और इसकी शुरुआत होती 8 अगस्त 1942 को। कहाँ से? ग्वालियर टैंक से, राइट। एक व्यक्ति का नाम आप नाम याद रखेगा, यूसुफ मेहर अली जी हैं। यूसुफ मेहर अली जी हैं, उन्होंने 2 स्लोगन दिए थे। एक तो दिया था साइमन गो बैक का, साइमन वापस जाओ, साइमन लौट जाओ, और दूसरा दिया था क्विट इंडिया ने भारत छोड़ो। 2 नारे जो प्रसिद्ध नारे हैं भारत के फ्रीडम फ्रीडम मूवमेंट से, इंडिपेंडेंट मूवमेंट से, उससे संबंध रखते हैं, को दिया गया था यूसुफ मेहर अली जी के द्वारा। अब थोड़ी बात करते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई, इसके पीछे क्या कारण थे कि आंदोलन जो है हमें चलाना पड़ा। देखिए पहला कारण था कि जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के द्वारा भारतीयों का सहयोग ले लिया गया, भारतीय सोल्जर युद्ध करने गए, मगर उन्होंने उसके द्वारा क्या हुआ, जब युद्ध शुरू होता है उससे पहले उस समय ब्रिटेन की मांग रहती है कि भारतीय सैनिक अगर हमें सहयोग करेंगे तो इन्हें हम आजाद कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो पावर ट्रांसफर की इजीली बात नहीं करते हैं, वो बात करते हैं सिर्फ डोमिनियन स्टेटस की, डोमिनियन स्टेटस की बात करते हैं। कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी पूर्ण आजादी की बात वो नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा 1946 में आएगा कैबिनेट मिशन प्लान, सिर्फ उसी प्लान के तहत जो है भारत को पूर्ण रूप से आजाद करने का प्रावधान होता है। बाकी क्रिप्स मिशन हो, अगस्त प्रस्ताव हो, इनके अंदर एक में भी ये कहीं मेंशन नहीं था कि भारत को जो है पूर्ण रूप से फ्रीडम दे दी जाएगी, इंडिपेंडेंट कर दिया जाएगा। तो देखिए अगस्त प्रस्ताव था और क्रिप्स मिशन था, ये दोनों फेल हो गए थे। फेल क्यों हुए? जो भारतीय जनता की उस समय डिमांड थी वो डिमांड पूरी नहीं कर पाए। हम चाहते थे कि भारत को आजाद किया जाए, लेकिन अगस्त प्रस्ताव में और क्रिप्स मिशन में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं था। इवन इसमें क्या था कि इट ऑफर्ड इंडिया नॉट कंप्लीट फ्रीडम बट द डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया, क्लियर, अलोंग विद दी पार्टीशन। क्या होता है क्रिप्स मिशन के अंदर जो है मुस्लिम लीग की मांग होती है कि हमें एक अलग से मुस्लिम धर्म के लिए नया राष्ट्र चाहिए, और उसकी डिमांड मान ली जाती क्रिप्स मिशन के तहत, राइट। कहीं ना कहीं लोगों में डिसकंटेंट यानी असहमतियां के प्रति रोष था, आक्रोश था, क्लियर। as well as the British supported the demand of Muslim League for the separate Pakistan। मुस्लिम लीग ने डिमांड की थी हमें एक अलग से देश चाहिए पाकिस्तान, उसकी ब्रिटेन के द्वारा हामी भर ली गई कि हमें आपका जो प्रस्ताव है ये मंजूर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब भारतीय लोगों ने द्वितीय विश्व युद्ध में वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर ब्रिटेन के लिए अपना सर्विसेज दी, उसके बाद क्या होता है कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है यानी आर्थिक स्थिति देश का खराब हो गई, एक तो प्रोडक्शन कम हुआ, साथ ही साथ जो जो नुकसान ब्रिटेन को हुआ था उसका सारा भार भारतीयों पर लाद दिया गया, जैसे कि कर बढ़ा देना,
ठीक है। और जो आवश्यक वस्तुएं थी जैसे खाद्य पदार्थ हैं, उनकी बहुत कमी हो गई देश में। तो कहीं ना कहीं ये कारण ये भी था कि भारतीयों के द्वारा जो 12 छोड़ा आंदोलन की शुरुआत की गई। साथ ही साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी नस्लीय भेदभाव था, वो नीति ब्रिटेन की कहीं ना कहीं उजागर हो गई थी लोगों के सामने कि भारतीय लोगों के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव होता है, और ये वेल नोन चीज थी, ये भी एक कारण था। अब हम बात करते हैं प्रकृति की, ये किस प्रकार चला मूवमेंट, किन किन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं अंडरग्राउंड एक्टिविटीज यानी भूमिगत गतिविधियां किन्होंने चलाई थी। देखिए, कुछ फेमस लीडर थे हमारे, राम मनोहर लोहिया जी, जेपी नारायण जी, करुणा आसफ अली जी, बीजू पटनायक जी, श्वेता कृपलानी जी। क्लियर, ये नाम याद रखेगा आप कि राम मनोहर लोहिया जी, श्वेता कृपलानी जी, जेपी नारायण जी, अरुणा असफ अली जी और बीजू पटनायक जी, इन्होंने अपनी अंडरग्राउंड एक्टिविटीज को कैरी आउट किया। साथ ही साथ हमें देखने को मिलता है युवाओं का, महिलाओं का और मजदूरों का, साथ साथ किसानों का, इनका बहुत ही बड़ी मात्रा में एक्टिव पार्टिसिपेशन, मतलब इन्होंने खुलकर सहयोग किया इस आंदोलन के अंदर। क्लियर, का फायदा क्या मिलता है हमें, यूनिटी और ब्रदरहुड यानी कि लोगों में एकता और भाईचारे की भावना का बड़े स्तर पर विकास होता है, लोग अब एकजुट होना शुरू होते हैं। साथ ही साथ क्या है, अब एक डिमांड रखी जाती है कि हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, मतलब हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र भारत की मांग रखते हैं। इंस्टेड ऑफ, जो हमारा ये राष्ट्रीय आंदोलन था, इसका एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया था आजादी का पहला। क्लियर, फिर हम बात करें कि इसका बाद में होता क्या है। देखिए, अंग्रेजों के द्वारा इसे बहुत बुरे तरीके से दबा दिया जाता है और टोटली सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिशर्स। साथ ही साथ कुछ फैक्ट आपको याद रखना है कि मुस्लिम लीग के द्वारा, हिंदू महासभा के द्वारा और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई जो हम पढ़ते हैं पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, इन सभी के द्वारा जो है मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया गया था। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, कांग्रेस पार्टी ने किया था, बट मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और हिंदू महासभा, इनके द्वारा इस 12 छोड़ो आंदोलन में किसी प्रकार का सहयोग नहीं। क्लियर, अब कुछ जगह ऐसी बनी जहां पर, कुछ स्थान ऐसे भारत के जहां पर पैरेलल गवर्नमेंट यानी समानांतर सरकारें बनी। 3 जगह बनी थी, आप ये 3 नाम याद रखेगा। एक तो बलिया उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें कि टिट्टू पांडे थे, इनके अंडर बनाई गई थी, जहां पर बलिया उत्तर प्रदेश में। एक बनी थी महाराष्ट्र के सतारा में, के नेता प्रमुख थे वाई बी चौहान और नाना पाटिल, ये आप नाम बिल्कुल याद रखेगा। तीसरा था हमारे वेस्ट बंगाल के अंदर तमलुक, तमलुक जगह पर अंबिका चक्रवर्ती जी हैं, इनके अंडर एक बनती है हमारी समानांतर सरकार। 3 प्लेसेस हैं, बलिया उत्तर प्रदेश में, दूसरा महाराष्ट्र सतारा महाराष्ट्र में, तीसरा है तमलुक पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर जो है समानांतर सरकारें बनती है। अब ऐसे बात है कि 8 अगस्त को मनाते हैं हमारा अगस्त क्रांति दिवस, इसलिए हमारे लिए क्विट इंडिया मूवमेंट का क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। अगस्त क्रांति मनाते हैं। 15 अगस्त आपको पता है, 9 अगस्त हम जानते हैं कि 1994 में, देखिए इसका बैकग्राउंड इस प्रकार से, 1994 में यूएन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, यूएन जनरल असेंबली के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया था और उसके द्वारा इसे मनाया गया था वर्ल्ड ट्राइबल ईयर। 1994 को घोषित किया गया था, विश्व आदिवासी वर्ष घोषित किया गया था यूएन जनरल असेंबली के द्वारा। और 1995 से, मतलब 1995 से जो है, हम विश्व आदिवासी दिवस को मना रहे हैं कंटिन्यूस। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाँ, अकॉर्डिंग टू द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट जियोथर्मल पावर पोटेंशियल ऑफ इंडिया। की भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है, जीएसआई, जीएसआई है, जिसकी स्थापना कोलकाता के अंदर की गई थी। का मेन काम था कि भारतीय रेलवे के लिए कहाँ कहाँ पर कोयला मिल सकता है उसकी पहचान करना, टू आइडेंटिफाई द एरियाज फॉर द कोल प्रोडक्शन फॉर द इंडियन रेलवेज। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द कोलकाता। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर में आता है, खान मंत्रालय के अधीन, खनन मंत्रालय के अधीन। तो देखिए, इसके अनुसार भारत में भूतापीय ऊर्जा की कितनी संभावना है, कितनी क्षमता है हमारी। देखिए, इसका राइट आंसर है 10,600 मेगावाट है। ऑलमोस्ट लोग इसे 10 गीगावाट भी कह रहे हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, ऑलमोस्ट 10 गीगावाट है। 10,600 मेगावाट है इसका एक्चुअल हमारे भारत का कैपेसिटी है। क्लियर, आगे हम बात करेंगे हॉट स्प्रिंग क्या होते हैं। ठीक है, so the geological survey of India has identified that 10,600 megawatt is the geothermal capacity power potential of India, right। अच्छा, जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है इसकी हम बात करते हैं। देखिए, पृथ्वी की सतह में क्या होता है, इस प्रकार से पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसमें क्या होता है, पानी की सतह होती है, पानी पाया जाता है।
अब मान लीजिए नीचे से हीट जनरेट हो रही है, जब उष्मा उष्मा का प्रसार होता है उस केस में पानी गर्म होगा, पानी गर्म होगा क्या होगा, बाहर आना शुरू होगा। हम क्या करेंगे, इस पानी की भाप बनाएंगे, भाप के रूप में पानी, गर्म पानी भाप के रूप में आएगा। फिर इस भाप के द्वारा हम करेंगे टरबाइन, जो हमारे टरबाइन होते हैं उनको पावर जनरेट करेंगे, टरबाइन चलाए जाएंगे और टरबाइन से बनती है हमारी विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। फिर क्या होगा, जो हमने भाप, जिस भाप से हमने टरबाइन को रोटेट किया है, टरबाइन चलाएं, उसी भाप को करेंगे ठंडा, हम यहाँ से यहाँ करेंगे भाप को ठंडा। जब ठंडा हो जाएगी, भाप ठंडी होगी तो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी वापस स्टीम बन जाती है, आप जानते हैं पानी के अंदर स्टीम कन्वर्टेड इनटू दी H2O, और जो वो पानी है दोबारा से हम डाल देते हैं जमीन के अंदर, भूमि के अंदर। ये होता है हमारा प्रोसेस किसका, जियोथर्मल एनर्जी से किस प्रकार से स्टीम से ऊर्जा को बनाया जाए, इलेक्ट्रिसिटी को। क्लियर, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है कि भूमि, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पाए जाने वाले गर्म जल से जब भाप बाहर निकलती है कुछ स्थानों पर, जैसे कि मणिकरण साहेब है हिमाचल में, ठीक है, ताता पानी है, प्रकार के स्थानों पर क्या होता है, हम स्टीम का यूज करते हैं टरबाइन को रन करने के लिए। जब टरबाइन रन होता है उससे बनती विद्युत ऊर्जा बनती है, यांत्रिक ऊर्जा से क्या बनती है, विद्युत ऊर्जा बनती है। और विद्युत ऊर्जा से हम करते हैं, इसको सप्लाई कर देते हैं, साथ ही साथ जो भाप है उसे फिर ठंडा करते हैं और कूलिंग टावर के अंदर ठंडा करने के बाद जो पानी बचता है भाप से बना हुआ पानी, उसको दोबारा हम भूमिगत भूमि भूमि के अंदर यानी पृथ्वी के आंतरिक संरचना में फिर से इंजेक्ट कर देते हैं। तो देखिए जियोथर्मल एनर्जी अब साफ पता पड़ रहा है, इसमें इसमें किसी प्रकार का कोई पॉल्यूशन एक्स्ट्रा क्रिएट नहीं हो रहा है, मतलब क्या है, ये एक तरह से क्लीन एनर्जी है। इट इज अ क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी एज वेल एज दी कार्बन फ्री। कहीं पर भी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन का कहीं पर भी उत्सर्जन नहीं हो रहा है। क्लियर, साथ ही साथ ही कंटिन्यूस है। क्यों, हम जानते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो गर्म जल है, पर्याप्त गर्म जल है, वो कंटिन्यू गर्म हो रहा है। क्या होगा, हमें 24/7 यानी 24 घंटे और 7 दिन जो हमें पानी की उपलब्धता रहती है, चाहे दिन हो या रात हो, ये तो कंटिन्यूस है। साथ ही साथ अनइंटरप्टेड यानी इसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं है और एनवायरमेंट फ्रेंडली है। क्यों, जिस भाप का हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाने के लिए, उसी भाप को ठंडा करके हम क्या कर रहे हैं, उसी पानी जो बचा हुआ पानी उसको सारा हम भूमिगत कर रहे हैं। वी आर डायरेक्टली इंजेक्टिंग दी रिमेनिंग वाटर इनटू दी beneath the earth। क्लियर, तो देखिए इसमें 24/7 अवेलेबिलिटी है। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द डे और नाइट और सीजनलिटी वेरिएंस, यानी किसी प्रकार का सीजन उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब गर्म जल बाहर आ रहा है तो उससे ऊर्जा बनेगी। एडवांटेज ये है 24/7 मिल जाएगा हमें, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, कंटिन्यू मिलेगा, क्लीन एनर्जी हमारी, तो किसी प्रकार का जो कार्बन का उत्सर्जन देखने को नहीं मिलता है। क्लियर, एक हमारी कंपनी है, भारत सरकार का उपक्रम है, दो उपक्रम है, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। इसके द्वारा भारत का पहला जो है जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है एट क्यूगा वैली इन लद्दाख। लद्दाख के क्यूगा घाटी के अंदर भारत का पहला प्लांट स्थापित किया गया है ONGC के द्वारा। अब GSI के अनुसार क्या है, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है यानी भारतीय भूवैज्ञानिक संस्थान के द्वारा क्या बताया गया है कि भारत में कुल 340 जियोथर्मल हॉट स्प्रिंग साइट्स हैं। हॉट स्प्रिंग वही होती है जहां से गर्म पानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना से उबलकर बाहर आता है। क्लियर, अब कुछ प्लेसेस के नाम देख लेते हैं। हिमाचल में हमने पढ़ा मणिकरण, महाराष्ट्र में जलगांव है, तपोवन है उत्तराखंड में, और बकरेश्वर वेस्ट बंगाल में, तुवा है गुजरात में। ये कुछ प्लेसेस है जहां पर कंटिन्यूअसली 24/7 हमें जो हॉट वाटर है वो जमीन से, पृथ्वी से बाहर आता हुआ दिखता है। क्लियर, ये कुछ प्लेसेस है। क्यूगा घाटी है हमने पढ़ा, यहाँ ONGC ने अपना प्लांट लगाया है। मणिकरण हिमाचल में है, कैम्बे है, तुवा गुजरात में, सोनाटा है मध्य प्रदेश में, गोदावरी बेसिन में देखने को मिलता है कुछ रीजन, बकरेश्वर वेस्ट बंगाल में, ताता पानी छत्तीसगढ़ में। क्लियर, ये कुछ प्लेसेस हैं जहां पर हमें जियोथर्मल एनर्जी के स्टोर दिखाई देते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं संस्था की, जिसका नाम है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। देखिए ये जो है ना, की स्थापना की गई थी ईयर 1851 में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस समय, उसके द्वारा स्थापना की गई थी, ताकि ये पता लगा जा सके कि भारत में रेलवे के लिए कहाँ कहाँ से हमें कोयला मिल सकता है। तो फाइंड दी कोल डिपोजिट, यानी कोयले के भंडार कहाँ कहाँ पर भारत में है, जिससे कि रेलवे के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सके। ये बनाई गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, स्थापना होती कोलकाता में, राइट। अब ये आती है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस यानी खनन मंत्रालय के द्वारा, खान मंत्रालय है उसके अंडर जो है भारत सरकार का, उसके तहत काम करती है। इसका बेसिक काम क्या है, टू कंडक्ट जियोलॉजिकल सर्वे यानी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण करना, भारत के अंदर कहाँ कहाँ में खनिज मिल सकते हैं। क्लियर, और एक प्रकार का अटैच्ड ऑफिस है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस यानी
मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का एक संबद्ध ऑफिस है। इसका हेडक्वार्टर जो हमने पढ़ा कोलकाता के अंदर है। छह अलग अलग केंद्र भी हैं इसके, जैसे कि लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलोंग और कोलकाता। हमारे लिए इंपोर्टेंट क्या है, 6 रीजनल सेंटर, नाम भले याद ना हो, 6 सेंटर है और इसका मेन हेडक्वार्टर है कोलकाता के अंदर। स्थापना कभी की थी, 1851 में, टू आइडेंटिफाई द कोल डिपॉजिट फॉर द इंडियन रेलवेज। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। देखिए कल क्या हुआ है, कुछ दिन पहले, लास्ट 2 दिनों के अंदर आरबीआई के द्वारा जो है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा कहा गया है कि हमें रेपो रेट, जो हमारी बेंचमार्क लैंडिंग रेट है जिसके द्वारा आरबीआई बैंकों को उधार देता है, वो होनी चाहिए 6.5%। ये लगातार इसको मेंटेन किया गया है, लगभग 6.5%, जो काफी टाइम से 6.5% ही हमारी रेपो रेट है। रेपो रेट वो दर है जिस पर की आरबीआई क्या करता है, आरबीआई लैंड्स मनी टू दी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो है लोन रेज करते हैं फ्रॉम दी आरबीआई। तो देखिए अगर मान लीजिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी मौद्रिक मौद्रिक नीति समिति के द्वारा अगर इस दर को, रेपो रेट को सेम रखा जा रहा है, मतलब ना तो उसे बढ़ाया जा रहा है ना घटाया जा रहा है, उस स्थिति में क्या होगा, जो ब्याज की दरें बैंक द्वारा ली जा रही है लोगों से, जो आम नागरिक है उनसे, वो सेम रहेगी। अगर मान लीजिए रेपो रेट को बढ़ा दिया जाए, अगर आरबीआई महंगा लोन देगी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक यानी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को, तो क्या होगा, जो ग्राहक लोन लेने वाले हैं उनको भी महंगा लोन मिलेगा। अगर मान लीजिए रेपो रेट कम कर दी जाए, मतलब क्या है कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को, जो हमारे बैंक है जैसे एसबीआई है, प्राइवेट बैंक है, अगर उन्हें कम ब्याज पर पैसा मिल रहा है, वो भी हमें कम ब्याज पर पैसा देंगे। इसका इम्पैक्ट लॉन्ग रन में ये रहेगा, राइट। तो होता क्या है, देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, समिति के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है कि हमारे देश में इन्फ्लेशन कितनी रखनी है, इज 4 ± 2%। 4 से 6 के, 2 से 6 के रेंज में हमारे पास होनी चाहिए भारत के अंदर महंगाई। क्लियर। तो हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। सो इट डिसाइड्स द आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। आरबीआई की जो बेंचमार्क ब्याज दर है वो कौन सी है, रेपो रेट, हमने पढ़ा अभी। क्लियर। इट इज ए 12 मेंबर बॉडी। देखिए ये बिल्कुल गलत आंसर है, क्योंकि 6 मेंबर इसमें, 6 सदस्य हैं। इसमें क्या होता है, 3 तो होते हैं आरबीआई के द्वारा अपॉइंटेड, आरबीआई गवर्नर भी होते हैं, डिप्टी गवर्नर भी होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, और 3 करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नियुक्त करती है। देखिए सेकंड ऑप्शन ऑल टुगेदर इनकरेक्ट है। थर्ड ऑप्शन जो है वो है इट फंक्शंस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं हमारे, उनकी अध्यक्षता में ये समिति कार्य करती है। बिल्कुल गलत है ये। क्यों गलत है, क्या आप सभी को यदि पता हो, हमारे शक्तिकांत दास जो हैं वो इसे चेयर करते हैं। मीन्स आरबीआई गवर्नर जो है उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है, किसकी, मौद्रिक नीति समिति की। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अध्यक्षता कौन करते हैं, आरबीआई गवर्नर करते हैं। कल इन्हीं के द्वारा स्टेटमेंट आया था, राइट। इसका आंसर क्या होगा, पूछा गया था कौन सा कथन सही है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विच इज वन ओनली। अब हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। इस कमेटी का गठन क्यों हुआ, इसके उद्देश्य क्या है, कौन इसके मेंबर होते हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है, ये सारी हम बात करने वाले हैं। क्या शक्तियां होती हैं इनकी। तो पहला है एक सेक्शन आरबीआई एक्ट का, सेक्शन 45 जेडवी, ये सेक्शन याद रखेगा। सेक्शन 45 जेडवी ऑफ द आरबीआई एक्ट प्रोवाइड एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू फॉर्म अ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी व्हिच कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर। मतलब आरबीआई एक्ट 1934 में संशोधन किया गया था, उसके सेक्शन 45 जेडबी के द्वारा भारत सरकार को शक्ति मिलती है कि भारत सरकार 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति का गठन करेगी। क्लियर। और जो भारत की पहली मौद्रिक नीति समिति है, पहली एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसका गठन हुआ था 26 सितंबर 2016 को। ये डेट याद रखिएगा, 2016 में भारत में पहली बार मौद्रिक नीति समिति का गठन हुआ था। अब इसकी बात करते हैं मेंबर की। मेंबर कौन होंगे, सेक्शन 42 भी कहता है आरबीआई एक्ट का, इसमें कुल 6 मेंबर होंगे। वो कौन कौन से होंगे, एक तो होंगे अध्यक्ष होंगे आरबीआई गवर्नर, हमने बात की आरबीआई गवर्नर की। एक होंगे डेप्यूटी गवर्नर, जो कौन है, ही इज द इंचार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मौद्रिक नीति के मौद्रिक नीति है कौन लीड करेंगे, ये करेंगे हमारे आरबीआई के उप गवर्नर, उपराज्यपाल नहीं, डेप्टी, ऊपर गवर्नर होंगे, डिप्टी गवर्नर। साथ ही साथ क्या होगा, एक ऑफिशियल यानी एक अध्यक्ष, एक मेंबर को अपॉइंट किया जाएगा फ्रॉम दी आरबीआई, वो होंगे हमारे एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो मेंबर क्या होते हैं, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति की संस्था का सदस्य है, वो स्वतः ही उस समिति एक पर्टिकुलर कमेटी का मेंबर बन जाता है, उसे कहते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर। एक मेंबर आएगा आरबीआई के द्वारा,
और 3 अलग मेंबर होंगे, स्पेशलिस्ट होंगे, वो कौन करेंगे? दे विल बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने नामित करेगी 3 मेंबर्स को। अब जो 3 सदस्य नॉमिनेट होंगे, इनका कार्यकाल कितना होगा? दे विल बी अपॉइंटेड फॉर द पीरियड ऑफ 4 इयर्स, 4 साल तक कार्यकाल रहेगा, जब तक कि अग्रिम आदेश नहीं आ जाते। राइट, यहाँ तक क्लियर है? ये किसमें था? सेक्शन 42B के अंदर मेंबरशिप का। अच्छा, अब कोरम क्या होगा? देखिए, अगर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को मीटिंग करनी है तो कुल 6 सदस्य हैं, इसमें 4 मेंबर का होना बहुत जरूरी है। 4 मेंबर्स हैज टू बी प्रेजेंट टू एट द मीटिंग टू कंप्लीट द कोरम। अब जो इसमें निर्णय लिए जाएंगे, हर व्यक्ति को दिया गया 1 मेंबर 1 वोट, यानी एक सदस्य को एक वोट दिया गया है। अब हम बात करें कि वोटिंग किस प्रकार होगी, तो जब वोटिंग की जाएगी, किसी किसी भी विषय पर निर्णय लिया जाएगा तो वोटिंग कराई जाएगी, और ये वोटिंग का निर्णय लिया जाएगा थ्रू दी मेजोरिटी, यानी बहुमत के आधार पर जो है निर्णय लिया जाएगा। मान लीजिए एक समय ऐसा आता है कि कुल 5 मेंबर ही प्रेजेंट है, हमने पढ़ा है कि 4 मेंबर जो है वो कोरम के लिए प्रेजेंट होना जरूरी है। अब मान लीजिए 5 मेंबर्स हैं, उसमें आरबीआई गवर्नर भी है। मान लो कि अगर दो दो व्यक्ति एक तरफ वोट करते हैं, तो हाँ में करते हैं, दो ना में करते हैं, तो जो कास्टिंग वोट होगा, निर्णायक वोट होगा, वो हमारे कौन देंगे? आरबीआई गवर्नर देंगे। आरबीआई गवर्नर विल कास्ट हिज कास्टिंग वोट इन केस ऑफ टाई ड्यूरिंग दी वोटिंग। क्लियर? आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। काफी सिंपल है ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी टेक्स डिसीजन बेस्ड ऑन दी मेजोरिटी वोट। ध्यान रखिएगा, बहुमत वोट के आधार पर जो है ये समिति निर्णय लेती है। हमने पढ़ लिया है ये इस बारे में, और हमने देखा है कि अगर कोई किसी प्रकार की टाई होता है वोटिंग में, उसमें जो आरबीआई गवर्नर होंगे उनके पास कास्टिंग वोट होगा, यानी निर्णायक वोट उनका होगा, सबसे अंत में वोट वो डालेंगे। अच्छा, अब जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इस समिति के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा वो भारत सरकार पे क्या होगा? आरबीआई पे बाउंडेशन होगा, मतलब उसकी बाउंडेशन होगी, आरबीआई को इसकी रिकमेंडेशन माननी पड़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, 3 मेंबर तो इसमें आरबीआई के हैं, तो जब आरबीआई निर्णय ले रही है तो इम्प्लीकेबल होगा ही, इस पर लागू होना ही चाहिए, क्योंकि इसमें ऑनरेबल आरबीआई गवर्नर भी है, और साथ साथ क्या है, हमारे डिप्टी गवर्नर भी, और एक मेंबर आते ही आरबीआई से। क्लियर? अब क्या इसमें क्या एक कंपल्सन है? एक कंपल्सन ये है कि एक साल में 4 मीटिंग जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को करनी ही होगी। ध्यान रखिए, बिल्कुल ये बाइंडिंग है कि एक वर्ष में 4 मीटिंग होना आवश्यक है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? हमने इतना कुछ पढ़ा है, क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि भारत में जो मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन है उसे कंट्रोल वे में रहे, इसके लिए आरबीआई की आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसका मेन काम होता है पॉलिसी रेट्स, यानी नीतिगत दरें, हमारी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनको क्या करना? डिफाइन करना उस ब्रैकेट में, जिससे कि ये किस रेंज में रहे? 4 ± 2%। क्लियर? और ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब हमारे देश में जो महंगाई की दर है वो कितनी होनी चाहिए? 4 ± 2, मतलब 2 से 6% की दर में अगर महंगाई दर है हमारी, इस ब्रैकेट पर हमें कोई ज्यादा डैमेज। क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर होगा। अच्छा, एक सेक्शन और आता है इसका, आरबीआई एक्ट का, वो भी हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट पढ़ना है। सेक्शन 45ZN। देखिए, ऐसा ही सेक्शन हमने पढ़ा था शुरू में, 45ZB, जो बताता है कि भारत सरकार के पास अधिकार है कि वो सेक्शन 45ZB के तहत भारत में एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन कर सके। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि ये तो हमने बात की किस रेंज में रहना चाहिए। अगर मान लो महंगाई दर इस रेंज में ना रहे तो क्या होगा? तो उस केस में क्या होगा? आरबीआई को एक रिपोर्ट पेश करनी होगी, जिसमें ये बताना होगा कि कारण क्या रहे, एक तो वो क्यों इस टारगेट को अचीव, लक्ष्य को अचीव नहीं कर पाए, साथ ही साथ कि अब इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या उपाय करने वाले हैं, वो क्या सुधारात्मक उपाय करेंगे, व्हाट रेमेडियल एक्शंस विल बी टेकन बाय द आरबीआई। साथ ही साथ ये बताना होगा एस्टिमेटेड टाइम पीरियड, किस अगले अनुमानित समय काल में इसको, महंगाई को हम कंट्रोल कर लेंगे। 3 बतानी होगी चीजें। साथ ही साथ अब जो रिपोर्ट होगी ना, ये रिपोर्ट को कब दी जाएगी? इट विल बी सेंड टू द गवर्नमेंट विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑन विच आरबीआई फेल्ड टू मीट द इन्फ्लेशन। मान लीजिए आज 1 अगस्त है, आज जैसे मान लीजिए 10 अगस्त है, 10 अगस्त को अगर आज आरबीआई है वो अपना इन्फ्लेशन जो है उसे टारगेट ब्रैकेट में नहीं रख पाती, तो इसके अगले 1 महीने में देनी पड़ेगी इनको, 30 डेज के अंदर क्या देनी पड़ेगी? ये 30 डेज नहीं, 1 मंथ है ये, 1 मंथ में देनी पड़ेगी इनको एक
रिपोर्ट टू दी गवर्नमेंट, जिसमें क्या बताना होगा, क्या किन कारणों से हम इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर पाए महंगाई, और क्या उपाय करेंगे, किस टाइम फ्रेम में हम कर लेंगे। राइट, आई गेस यहाँ तक क्लियर होगा। अब थोड़ी बात करते हैं एक भारत का जो तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है एक राज्य के द्वारा। विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड द थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, किस राज्य सरकार के द्वारा जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दे दी गई है। देखिए भारत में कुल अभी कितने हैं, 55, 55 जो टाइगर रिजर्व है। 55वां जो है करौली धौलपुर है, और उससे पहले 54वां था, वो था वीर माता दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो कि एमपी के अंदर है, करौली धौलपुर राजस्थान के अंदर है। क्लियर, इसका राइट आंसर हमारे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में घोषित डिक्लेरेशन किया है दैट वी आर डेवलपिंग आवर फोर्थ टाइगर रिजर्व इन द स्टेट। राज्य का तो चौथा होगा, भारत का 56वां हो जाएगा, और ओवरऑल देखा जाए तो थर्ड लार्जेस्ट होगा। इतना बड़ा क्षेत्रफल होगा इस टाइगर रिजर्व के अंदर। क्लियर, चलिए बात करते हैं अब ऐसा हुआ क्यों। देखिए 2014 में टाइगर पॉपुलेशन थी छत्तीसगढ़ में 46, तो छत्तीसगढ़ में 2022 आते आते पॉपुलेशन रह जाती है सिर्फ 17। कितनी, ओनली 17। काफी चिंता का विषय बनता है, इसलिए सरकार ने कदम उठाया है और एनटीए से रिक्वेस्ट किया कि हम जो एक नया टाइगर रिजर्व घोषित करना चाहते हैं। क्लियर, इसका नाम क्या है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। इसका नाम याद रखिएगा, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये छत्तीसगढ़ के अंदर है, जो कि राज्य का चौथा है, भारत का 56वां होगा और भारत का तीसरा सबसे बड़ा होगा। सो इट विल बी द फोर्थ टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़। कौन कौन से तीसरे, तीन कौन है, तीन है इंद्रावती टाइगर रिजर्व है, एक है उड़ंती सीता नाडी, थर्ड है हमारा अचानक मार। ये तीन टाइगर रिजर्व पहले से छत्तीसगढ़ के अंदर है, चौथा बनता है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। क्लियर, अच्छा अब हम बात करें कि ये कितना बड़ा होगा। सो इट विल हैव एरिया ऑफ 2829 स्क्वायर किलोमीटर, 2289 स्क्वायर 2829 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का एरिया होगा, जिसमें कि दो एरियाज को मिलाया गया, जिसमें क्या है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ध्यान रखिएगा, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य, दोनों को मिला करके बनाया गया टाइगर रिजर्व, जिसकी कुल एरिया कितना है 2829 स्क्वायर किलोमीटर। राइट, ये क्या करेगा, देखिए ये जो पहले एक मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है संजय दुबरी। संजय दुबरी टाइगर रिजर्व का हिस्सा था पहले ये, लेकिन ये अब इसे अलग कर दिया गया है। क्लियर, अच्छा हम बात करते हैं कि ये क्या करेगा, इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, कि एक तो मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ और पलामू टाइगर रिजर्व, इन झारखंड में जो कि इन दोनों को जोड़ेगा। क्लियर, क्या करेगा, मध्य प्रदेश में तो बांधवगढ़ है और पलामू है झारखंड के अंदर, इन दोनों को आपस में जोड़ेगा एज ए कॉरिडोर। अब हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। हमने क्यों कर रहे हैं बात ये, बिकॉज हमने पढ़ा है कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। तो दो कौन कौन से हैं, एक तो आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्री सलेम टाइगर रिजर्व, जिसका कुल क्षेत्र है, कुल क्षेत्रफल है 3296.3131 वर्ग किलोमीटर, और दूसरा है असम का मानस टाइगर रिजर्व, जिसका कुल एरिया है 2837.1 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखिएगा 3296 तो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है, और मानस जो टाइगर रिजर्व असम में, उसका एरिया है 2837 वर्ग किलोमीटर, और तीसरा हमने पढ़ा 2829 वर्ग किलोमीटर कहाँ है, ये छत्तीसगढ़ के अंदर है। अच्छा, तो टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश के अंदर सिर्फ एक ही है, वो है नागार्जुन सागर श्री सलेम टाइगर रिजर्व। ये कुछ टाइगर रिजर्व के पिक्चर है कि इसमें कहाँ कहाँ भारत में टाइगर रिजर्व फेमस देखने को मिलते हैं। राइट, अब हम बात करें कि सबसे भारत के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व की, ये अवस्थित है नालामल्ला हिल्स के अंदर, नालामल्ला पहाड़ी में स्थित है, और इस टाइगर रिजर्व से कृष्णा रिवर जो है वो बहती है। साथ ही साथ यहाँ पर श्री सलेम रिजर्वायर और नागार्जुन सागर रिजर्वायर भी इसी टाइगर रिजर्व के अंदर अवस्थित है। क्लियर, हमने चार ऑप्शन देखे थे, उनमें से मध्य प्रदेश भी एक ऑप्शन था। मध्य प्रदेश में कुल 7 टाइगर रिजर्व हैं। एक है कान्हा बांधवगढ़ पन्ना पेंच संजय दुबरी सतपुड़ा और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो लेटेस्ट बना है 54th बना है। राइट, अच्छा असम की एक ऑप्शन में था। असम में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, हम देखते हैं, तो मानस देखते हैं, काजीरंगा जो वर्ल्ड फेमस है, औरांग टाइगर रिजर्व और नामेरी टाइगर रिजर्व, कुल 4 टाइगर रिजर्व है असम के अंदर, मानस काजीरंगा औरांग और नामेरी टाइगर रिजर्व। राजस्थान के अंदर बात करें तो राजस्थान के अंदर देखिए सरिस्का है, रणथंबोर है, मुकुंदरा हिल्स है, रामगढ़ विषधारी और धौलपुर करौली है।
ये हमने तीनों स्टेट इसलिए पढ़े हैं बिकॉज दे हैव बीन गिवन इन दी ऑप्शंस एज वेल। क्लियर। अब जो 2022 में टाइगर सेंसस आया था उसके अनुसार क्या है, बाघ इसके अनुसार 3682 3682 टाइगर जो है वो भारत के अंदर मिलते हैं और ये विश्व के कुल टाइगर्स का 75% है, मतलब विश्व के 75% जो टाइगर्स हैं भारत के अंदर ही मिलते हैं हमें। और उसके पीछे बड़ी वजह है प्रोजेक्ट टाइगर जो कि 1973 के अंदर शुरुआत की गई थी। अच्छा, भारत का जो सबसे बड़ा ऐसा स्टेट जिसमें सर्वाधिक टाइगर हैं वो है मध्य प्रदेश, इसमें कुल 785 टाइगर हैं। उसके बाद कर्नाटक है, ये सीक्वेंस आप याद रखेगा। सर्वाधिक बाघ जो है वो मध्य प्रदेश में, सेकंड नंबर कर्नाटक है, थर्ड पे उत्तराखंड है जहाँ 560 है, चौथे पे है महाराष्ट्र जिसमें 444 बाघ देखने को मिलते हैं। तो पहला मध्य प्रदेश, दूसरा है हमारा कर्नाटक, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है महाराष्ट्र। क्लियर। कुल भारत में कितने टाइगर हैं? 3682। आई गेस यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, अब ऐसे हमने बात की राज्यों की, अब हम बात करते हैं टाइगर यानी टाइगर्स की किन किन टाइगर रिजर्व के अंदर जो हमें सर्वाधिक टाइगर मिलते हैं। तो पहला है जिम कॉर्बेट उत्तराखंड का, इसमें सर्वाधिक है। सेकंड नंबर बांदीपुर जो कर्नाटक के अंदर है। तीसरा नागरहोल कर्नाटक के अंदर। चौथा बांधवगढ़ ये एमपी में है। दुधवा है। छठा है मुदुमलई की तमिलनाडु में। क्या आप नाम याद रखिएगा। जिम कॉर्बेट है उसमें सर्वाधिक टाइगर्स हैं। सेकंड नंबर बांदीपुर कर्नाटक में, तीसरे पे नागरहोल और चौथे पर हमारा बांधवगढ़। इन टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक बाघ देखने को भारत के अंदर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो प्रोजेक्ट टाइगर है शुरुआत हुई कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर हुआ था इन द ईयर 1973। जब देखिए इस बाघ परियोजना की शुरुआत होती है उस समय भारत में केवल 9 टाइगर रिजर्व थे और लगभग एरिया था 18,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास। कितना था? 18,000 स्क्वायर किलोमीटर था। ये थोड़ी हम बात कर लेते हैं, एक दो फैक्ट और इम्पोर्टेंट आपके लिए। जब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है उस समय भारत में कुल एरिया था 9 तो थे टाइगर रिजर्व्स और कुल कंबाइंड एरिया था ऑलमोस्ट 18,000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर। राइट। अभी हमारे पास कितने, अगर इस 56 टाइगर रिजर्व को नहीं जोड़ते हैं जो कि छत्तीसगढ़ में नया बना है तो कुल 55 टाइगर रिजर्व हैं। 55 टाइगर रिजर्व हैं। इस यहाँ पर हमें मिलता है मोर देन 78,735 और आई गेस 135, रफली आप मान लीजिए 78,100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो है ये एक क्षेत्रफल आता है हमारे बाघ परियोजनाओं के अंदर। साथ ही साथ ये भारत का कुल 2.3% एरिया भी कवर करता है। ये कुछ फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। जब इस परियोजना की शुरुआत होती है भारत में कुल 9 टाइगर रिजर्व थे और लगभग 18,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल था। वर्तमान में 55 है, 56वां बना छत्तीसगढ़ के अंदर, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। अच्छा, अब हम बात करते हैं एसबीआई की। नेक्स्ट न्यूज एसबीआई से आती है क्योंकि हाल ही में एसबीआई के नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं बाय द कैबिनेट कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट। चल्ला श्री चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी, सी एस शेट्टी जी को अपॉइंट किया गया एज द न्यू चेयरमैन। और एक कब अपॉइंट होंगे? ही विल बी अपॉइंटेड ऑन दी 28 ऑफ अगस्त। 28 अगस्त तक जो क्या है वर्तमान में हमारे चेयरमैन आरबीआई के वो रिटायर होने वाले हैं। अभी कौन है? दिनेश कुमार खारा जी हैं, वर्तमान में एसबीआई के चेयरमैन है जो कि 28 अगस्त को रिटायर होने वाले हैं, पद छोड़ने वाले हैं। क्लियर। और इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है? अपॉइंटमेंट क्या होता है इसके लिए हमारे पास एफएसआईबी है जो रेकमेंड करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि हमारे जो वित्तीय संस्थान है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, के चीफ कौन होंगे। और वो करता है रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट उनकी अनुशंसा मानते हुए चीफ व्यक्ति को, योग्य व्यक्ति को अपॉइंट करती है एज दी चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। और इनकी अपॉइंटमेंट जो होगी वो होगी अगले 3 वर्ष के लिए। कब से कब तक? 28 अगस्त 2024 से होगी इनकी अगले 3 वर्ष तक। साथ ही साथ जो कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स है इसके द्वारा राणा आशुतोष कुमार सिंह जी को बनाया गया है एज दी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसबीआई, यानी एसबीआई के बनाए गए महानिदेशक राणा आशुतोष कुमार सिंह। ये नाम भी आप जरूर याद रखिएगा। होता क्या बैकग्राउंड में 29 जून को हमारा एक ब्यूरो है फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो,
वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो, जो कि इससे पहले क्या था, एक बैंक बोर्ड ब्यूरो था, ट्रिपल बी संस्था थी, को खत्म करके, जिसको हटा करके अपने बनाया था फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो। इसका काम क्या है, इसका मेन काम ये है कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक है, यानी सरकारी बैंक है, उनकी अध्यक्षता कौन करेंगे, उनके चीफ कौन होंगे, उनकी रिकमेंडेशन करना। साथ ही साथ जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी है, जैसे कि LIC है, SBI इंश्योरेंस है, SBI जनरल इंश्योरेंस है, उनके प्रमुख कौन होंगे, उनकी नियुक्ति के बारे में सरकार को सलाह देने का काम करता है FSI भी। और इसी की अनुशंसा मानते हुए जो CS शेट्टी जी है, उनका अपॉइंट किया गया है एज दी न्यू चेयरमैन। अच्छा, देखिए बाकी जो PSU हैं, PSU बैंक हमारे सरकारी बैंक, उनमें अलग नियम होता है, बट SBI के अंदर क्या होता है, SBI की जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, इन्हीं में से जो अगले चेयरमैन की नियुक्ति की जाती है। अदर बैंक्स में ऐसा नहीं होता, सिर्फ SBI के अंदर होता है ऐसा, राइट। अच्छा, एक हमारे सेबी से न्यूज आती है, सेबी ने अपॉइंट किया है प्रवीणा राय जी को एज दी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज जिसकी स्थापना 2003 में होती है मुंबई के अंदर, जहाँ पर क्या होता है, अलग अलग कमोडिटीज की ट्रेडिंग होती है। इस प्रकार शेयर बाजार है हमारे BSE और NSE, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पर क्या होता है, शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। वैसे ही जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, कमोडिटी है, उनकी ट्रेडिंग होती है मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज में, जो कि मुंबई में अवस्थित है। क्लियर, ये हमने पढ़ लिया सारा। और देखिए होता क्या था कि इसकी जब स्थापना की गई थी, वो की गई थी फॉरवर्ड मार्केट कमीशन के तहत, लेकिन उसे बाद में हटा दिया गया 2016 के अंदर, और FMC को मर्ज कर दिया गया सेबी। वर्तमान में जो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, किसके अंडर में आता है, इट कम्स अंडर दी परव्यू और एम्बिट ऑफ सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड के तहत आती है। क्लियर, MCX क्या करता है, इट इज एन एक्सचेंज कम्स अंडर दी रेगुलेशन ऑफ सेबी, हमने पढ़ लिया सारा। इसकी कहाँ स्थित है, इट इज लोकेटेड इन दी मुंबई सिटी। अच्छा, एक CM रहे हैं पश्चिम बंगाल के, हाल ही में उनका निधन हुआ है। वो MLA थे 1987 से 2011 तक, और इन्हीं कार्यकाल में जो है पश्चिम बंगाल में टाटा नैनो का प्लांट लगने वाला था, बट वो ममता बनर्जी के प्रोटेस्ट की वजह से शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स दी गुजरात। उनका नाम क्या है, बुद्धदेव भट्टाचार्य जी हैं, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। और ये इनका संबंध था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट CPIM पार्टी से बिलोंग करते थे, और इन्होंने इससे पहले ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अच्छा, कुछ न्यूज है जो रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से हम। एक हमने पढ़ा था कमला पुजारी जी के बारे में, इनका संबंध ओडिशा से एक जनजाति समुदाय से आती है, जिसका नाम है परोजा जनजाति। इनको क्या है कि 2019 में पद्मश्री दिया गया था। इन्होंने बेसिक काम किया है ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर, जैविक खेती उसमें काम किया है। मेन काम किया है राइस के ऊपर, जो पेडी है धान, उसके लिए कुछ किस्में तिल्ली, मचकंटा, यातिया और फुला, ये कुछ वेराइटीज इन्होंने इनको प्रिजर्व किया है। साथ ही साथ एक कलिंग काला जीरा है, इस नाम से नई वेराइटीज को इन्होंने उत्पादित किया है, विच इज ए हाई यील्ड वेराइटी। कलिंग काला जीरा, ध्यान रखिएगा, कलिंग काला जीरा क्या है, कोई काला जीरा नहीं है, इट इज ए वेराइटी ऑफ पैडी। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज आती है विनय मोहन पात्रा जी। विनय मोहन पात्रा जी हैं, ये भारत के विदेश सचिव थे। अब इनको हाल ही में भारत का एम्बेसडर अपॉइंट किया गया इन दी US। भारत के US में राजदूत हैं विनय मोहन पात्रा जी। क्लियर, अभी वर्तमान में फिर हमारे विदेश सचिव कौन है, तो वो हमारे हैं विक्रम मिश्री जी। कौन है, विक्रम मिश्री, ही इज आवर फॉरेन सेक्रेटरी। आई गेस क्लियर होगा। अब प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 है, ये दूसरा कंपोनेंट चल रहा है इसका, अर्बन 2.0, जो कि 25 जून 2015 को शुरू हुई थी, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। उसके तहत सेकंड कंपोनेंट के तहत 1000 करोड़ मकान बनाए जाएंगे। कुल 4 कैटेगरीज हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लो इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप 1 और मिडिल इनकम ग्रुप 2। EWS कैटेगरी कौन सी, जिसमें ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम है, उन्हें 30 वर्ग मीटर तक का एरिया मिलेगा मकान बनाने के लिए। जो LIG है, लो इनकम ग्रुप, इसमें क्या होगा, इसमें ऐसे परिवार जिनकी आय 3 लाख से 6 लाख रुपए वार्षिक है, वहां उनको 60 वर्ग मीटर तक का मकान बनाने की अनुमति मिलती है। MIG यानी मिडिल इनकम ग्रुप 1 कैटेगरी, इसके तहत 6 से 12 लाख जिन परिवारों की आय है, उनको मिलेगा 160 वर्ग मीटर एरिया मकान बनाने के लिए। MIG 2 कैटेगरी है, इसकी रेंज है ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 12 लाख से 18 लाख के मध्य हो, इन्हें मिलेगा 200 वर्ग मीटर तक एरिया मकान बनाने का प्रावधान इसके तहत। क्लियर, आप ध्यान रखिएगा। कब शुरुआत हुई प्रधानमंत्री आवास योजना की, 25 जून 2015 को, सॉरी
प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की हम बात करें, शहरी योजना की शुरुआत हुई थी 25 जून 2015 और इसका भी चल रहा है नेक्स्ट वर्जन अर्बन 2.0। अच्छा, हम बात करें कुल रोड की, तो भारत में कुल भारत में 66.71 लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क है, जो कि विश्व का सेकंड लार्जेस्ट है। अच्छा, अगर हम बात करें इसमें कि सर्वाधिक रोड कौन सा है, तो देखिए सबसे कम जो है राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे, ऑलमोस्ट 2% है। कुल लेंथ कितनी है, 1,46,145 किलोमीटर। फिर आते हैं स्टेट हाईवे, राज्य जो स्टेट हाईवे हमारे, ये कितने हैं, ऑलमोस्ट 3% है, 1,79,535 किलोमीटर। सर्वाधिक जो हमारे अदर रोड्स हैं, जिसमें क्या है विलेज रोड भी आते हैं, जिले जिले की सड़कें, सिटी की रोड्स हैं, वो सारी आती हैं, वो हमारी 95%। क्या ध्यान रखिएगा, हम क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज 2014 में जितना हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग का, नेशनल हाईवे का नेटवर्क था, उसमें देखी गई है ग्रोथ ऑफ 60%, यानी 60% बढ़ोतरी होकर कितना पहुंच गया है, 1,46,145 किलोमीटर इन दी ईयर 2023। क्लियर। चलिए नेक्स्ट न्यूज है क्वाड के बारे में। कि क्वाड जो है, इसकी हाल ही के अंदर मीटिंग हुई थी। हम पढ़ते हैं क्वाड कब बना। तो क्वाड बेसिकली एक इनफॉर्मल संगठन था आफ्टर दी इंडियन ओशन सुनामी। इसके बारे में बात की जिसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस है, वो मेंबर्स हैं। शुरुआत होती 2007 के अंदर, जब जापान के प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे, इन्होंने एक फॉर्मली कहा कि हमें ऐसा संगठन होना चाहिए जिसका नाम क्वाड हो, 4 मेंबर हो, और जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव हो सिक्योरिटी को इंश्योर करना, सुरक्षा को इंश्योर करना। क्लियर। लेकिन होता क्या है, 2017 में आकर के ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान और इंडिया चारों देश मिलकर सामने आते हैं और एक बनाते हैं संगठन जिसका नाम होता है क्वाड्रिलेटरल कोएलिशन। क्लियर। अच्छा, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड अ फ्री, ओपन एंड प्रोस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन, यानी मुक्त और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र, यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र को इंश्योर करना, ये इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है। एक क्वाड की कमी क्या है, क्वाड के अंदर कोई सचिवालय नहीं है, साथ ही साथ किसी को डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं है, मतलब निर्णय लेने के लिए जो हमारे एक निकाय होता है, जिस प्रकार यूएन के अंदर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है, हम बात करें बिम्स्टेक की, बिम्स्टेक का सचिवालय है, सार का सचिवालय है, तो इस प्रकार से इसका कोई जो क्वाड है, इसका कोई सचिवालय स्थित नहीं है, ना ही कोई निर्णय लेने के लिए कोई विशेष निकाय है। क्लियर। तो क्वाड और नाटो में क्या डिफरेंस है, देखिए नाटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये करता है इट वर्क ऑन दी कलेक्टिव डिफेंस सिक्योरिटी, कलेक्टिव डिफेंस सिक्योरिटी। वहीं हम देखें तो जो है क्वाड है वो किसी प्रकार की कलेक्टिव डिफेंस सिक्योरिटी के प्रावधानों पर काम नहीं करता है। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है दैट वी विल शो आवर यूनिटी एंड डिप्लोमेटिक कोहेजन थ्रू दी मिलिट्री एक्सरसाइज, यानी सैन्य अभ्यास के द्वारा हम हमारे देशों के आपसी संबंध है उनको शोकेस करेंगे, लोगों को, देश को, अन्य देशों को बताएंगे। देखिए 2020 में क्या होता है, त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास था इंडिया, यूएस, जापान का। क्या आप नाम याद करिएगा कि एक मालाबार नेवल एक्सरसाइज जो होती थी, मालाबार नौसैनिक अभ्यास भारत, यूएस और जापान के मध्य, उसमें 2020 में जुड़ता है ऑस्ट्रेलिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया कहीं पर भी नहीं था इन दी मालाबार नेवल एक्सरसाइज। क्लियर। देखिए हमारी आज की क्लास में समाप्त करते हैं, और जो आपको पढ़ाया जा रहा है, अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, और जल्दी जब तक नेक्स्ट क्लास नहीं होती है, कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, वो आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, इंडियन हॉकी टीम ने किस टीम को हराया है, पहला। दूसरा है कि टोटल मेडल कितने मिले हैं भारत को, टोटल ओलंपिक मेडल्स इन पेरिस, पेरिस में भारत को कितने मेडल मिले हैं, उन खिलाड़ियों के नाम पता होने चाहिए आपको, इस एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है youngest इंडियन मेडलिस्ट इन ओलंपिक्स, भारत की ओर से सबसे युवा मेडलिस्ट कौन है जिन्होंने ओलंपिक के अंदर मेडल प्राप्त किया हो। चलिए क्लास समाप्त करते हैं, अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बी कॉन्फिडेंट एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग